एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ गोला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसिलिएशन इन इंडिया के बारे में। ठीक है, ये हमारा एडीआर का लेक्चर 9 है एडीआर का। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि कंसिलिएशन क्या है, उसका टाइप, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो है सो हम लोग जानेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज कंसिलिएशन? अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंसिलिएशन क्या है, क्योंकि मैंने इसको अभी तक 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया है आपको इस लेक्चर सीरीज में। बट जो लोग ये फ्रेश वीडियो यही पहली बार देख रहे होंगे, उनके लिए मैं बता देता हूँ। कंसिलिएशन इज अ वॉलेंट्री, कॉन्फिडेंशियल एंड फ्लेक्सिबल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी कंसिलिएटर हेल्प्स डिस्प्यूटिंग पार्टी रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। कंसिलिएशन सिंपल प्रोसेस है जिसमें दो पार्टीज है। ठीक है, पार्टी ए है और पार्टी बी है। इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है। ठीक है, ये दोनों एक न्यूट्रल पार्टी ढूंढते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं न्यूट्रल पार्टी को। न्यूट्रल पार्टी क्या होता है? न्यूट्रल पार्टी आपका होता है पार्टी सी। ठीक है, तो ये जो सी होता है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं कंसिलिएटर। अब ये इन दोनों को समझाता है कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, और इन दोनों को एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे लेके आता है। ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे लेके आता है, और उस एग्रीमेंट को जब वो साइन कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाता है। तो ये बेसिकली आपका कंसिलिएशन का प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, जैसे आर्बिट्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ सजेशन दिया जाता है, और अगर ये लोग म्यूचुअली एग्री करते हैं उस डिसीजन पे तो फिर जो है सो आगे उसको फाइनल कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि कंसिलिएशन क्या है। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे कि इसका लीगल फ्रेमवर्क कहाँ से आता है, इसका लीगल बेसिस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कोडिफाइड लॉ है, कंसिलिएशन का जो लॉ है वो कोडिफाइड है। जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है, उसी से ये गवर्न होता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 जो है सो कंसिलिएशन की बात करता है। समझ गए आप? तो अब हम लोग एक एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन को देखेंगे इसमें। और कंसिलिएशन में यही इम्पॉर्टेंट है कि आपको सेक्शंस याद हों जब भी लिखें आप तो, और इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं कंसिलिएशन में। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 61। सेक्शन 61 ऑफ कौन से एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, याद कर लीजिएगा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की। ठीक है, तो सेक्शन 61 क्या बोलता है? स्कोप ऑफ कंसिलिएशन। ये बोलता है कि कंसिलिएशन हो किन चीज़ों पे सकती है। तो दो चीज़ों पे हो सकती है। डिस्प्यूट्स एराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप, कहने का मतलब है कोई लीगल रिलेशनशिप है, उससे कोई डिस्प्यूट एराइज हो रहा है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर कोई एग्रीमेंट है, या फिर कोई भी ऐसा लीगल रिलेशनशिप जिससे जो है सो डिस्प्यूट जिससे अराइज हो सकता है। तो एक तो ये हो गया। और ऐसा कोई भी जो डिस्प्यूट होगा जो लीगली सेटल नहीं किया जा सकता है, उस पर कंसिलिएशन अप्लाई नहीं होता है। जैसे कोई क्रिमिनल मैटर है, उस पर कंसिलिएशन अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो अगेंस्ट द स्टेट होता है ना, राइट। वो इन्फ्रिंज हो जाता है राइट किसी का अगेंस्ट द स्टेट। वो कोई दो लोगों का प्राइवेट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, आपको सेक्शन 61 समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन 62। 62 क्या बोलता है? कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन। कंसिलिएशन का कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का क्या मतलब है? सिंपल, जब किसी चीज को शुरू किया जाता है तो उसको बोला जाता है कि कमेंस किया गया या शुरू किया गया। ठीक है, तो अब इसका प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इसमें, इसके कमेंसमेंट का, कि दो दो पार्टी है, जो यहाँ पे दो पार्टी थी ए और बी। तो ए को लगता है कि भाई डिस्प्यूट हुआ है, या फिर इनके हिसाब से कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो ये बी को बताएंगे कि भाई हमारा डिसएग्रीमेंट है इन चीज़ों से, और हम जो है सो कंसिलिएशन से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। और अगर बी एग्री कर जाता है और एग्री करके रिटर्न में एक्सेप्ट कर लेता है उनके इनविटेशन को, तो इसको मान लिया जाता है कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन। ठीक है, अब कमेंसमेंट हो गया। अब क्या होगा? इनको एक थर्ड पार्टी चाहिए होगा। ठीक है, इनको एक थर्ड पार्टी चाहिए होगा। अब क्या होगा? थर्ड पार्टी का अपॉइंटमेंट होगा। तो सेक्शन 64 क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर।
अब जनरली एक अपॉइंट किए जाते हैं कंसिलिएटर, लेकिन अगर पार्टी एग्री करे तो 2 या 3 जो भी हो उस हिसाब से अपॉइंट किया जा सकता है। और अगर इन केस पार्टी कहती है कि हमको नहीं पता किसको अपॉइंट करना है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो चाहे तो कोर्ट से भी अपॉइंट करवा सकते हैं, या फिर इस तरह की जो संस्था होती है अलग अलग, वहाँ से भी अपॉइंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर हो गया यहाँ पे 64 में। उसके बाद क्या होता है, अब अपॉइंट हो गया कंसिलिएटर, तो अब उसका क्या रोल होगा। ठीक है, तो सेक्शन 67 बताता है रोल ऑफ कंसिलिएटर। ठीक है, रोल ऑफ कंसिलिएटर सिंपल सा है, दोनों पार्टी को असिस्ट करना। किस बात के लिए असिस्ट करना, कि उनका एक सेटलमेंट हो जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, कि दोनों को कम्युनिकेशन करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे, और उन दोनों के बीच में फेयर निगोसिएशन हो। ठीक है, ये नहीं कि एक के फेवर में ज़्यादा हो गए और एक के फेवर में कम। उसके बाद अब जब यहाँ पे रोल भी समझ गए, तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 73, जहाँ पे क्या होता है, सेटलमेंट एग्रीमेंट। अब कहने का ये मतलब है कि समझा दिया, सब कुछ हो गया, दोनों पार्टीज को समझ में आ गया, दोनों ने कहा हाँ ठीक है, अब हम लोग जो है सो मैटर को सेटल कर लेते हैं। ठीक है, सेटल करने पे जब एग्री हो गए, तो फिर अब एक एग्रीमेंट बनेगा। जो कंसिलिएटर होगा वो एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेगा दोनों के लिए, और उस पर सिग्नेचर होंगे। तो जब वो सिग्नेचर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बाइंडिंग हो जाएगा, लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की तरह वो बाइंडिंग हो जाएगा। और सेक्शन 74 हमें बताता है लीगल स्टेटस ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट। जो ये सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ, इसका लीगल स्टेटस क्या है। तो इसका लीगल स्टेटस बताया गया है कि सेम एज आर्बिट्रल अवार्ड। और आर्बिट्रल अवार्ड मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि आर्बिट्रल अवार्ड जो होता है इन्फोर्सेबल लाइक अ कोर्ट डिक्री। आपको ये सब तो पता ही है, कोर्ट डिक्री क्या होता है और आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है। इन केस आपको नहीं पता है तो आप पीछे वाला वीडियो जाके देख लीजिए, मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनका की फीचर्स क्या है कंसिलिएशन का। तो सबसे पहला आता है वॉलेंट्री प्रोसेस। तो आप देख ही रहे हो कि एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी को इनवाइट कर रही है कि भाई हम कंसिलिएशन से सॉल्व करना चाहते हैं, दूसरा पार्टी बोल रहा है कि हाँ ठीक है सॉल्व करेंगे, तब जो है सो प्रोसेस शुरू होता है। तो क्या हो गया, ये वॉलेंट्री प्रोसेस हो गया, कॉन्फिडेंशियल हो गया। जो भी प्रोसीडिंग होता है उसके सारे जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, वो ओपन कोर्ट में नहीं होते हैं, वो प्राइवेट चैम्बर्स में होते हैं, तो उसको कॉन्फिडेंशियल ही माना जाता है। तो अब इसके आगे जो है, आगे है फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल। तो इसमें क्या है कि कंसिलिएशन फ्लेक्सिबल है, कि आपको कब करना है, कैसे करना है। इसका बहुत ही फ्लेक्सिबल मेजर्स है, ये नहीं है कि कोर्ट का है, कोर्ट का प्रोसीडिंग होगा तो उसका एक बहुत ही फॉर्मल तरीका है कि इसी फॉर्मेट में लिख के देना है, इसी फॉर्मेट में चीज़ों को करना है। ये कंसिलिएशन में ऐसा कोई फॉर्मेट फिक्स्ड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। और काम करता है कैसे, तो कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज के ऊपर काम करता है। और अंतिम में क्या है, म्यूचुअली एग्रीड सेटलमेंट। तो अंत में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है वो म्यूचुअली एग्रीड होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जज बैठे हैं, जज ने एक डिसीजन दे दिया तो एक पार्टी जो है सो अग्रीड रहा और एक पार्टी को है जो है सो डिसीजन उसके फेवर में आया। तो एडवर्सियल सिस्टम नहीं है, म्यूचुअली एग्रीमेंट पे ये काम करता है। तो ये चार जो है सो आपका फीचर्स है कंसिलिएशन के। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अभी से पहले जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई ना कंसिलिएशन में, आपको इससे समझ में आ जाएगी। होता क्या है, एक टेनेंट रहता है और एक जो है सो मकान का मालिक रहता है। अब 2 महीने से जो है सो मकान के मालिक को रेंट नहीं मिलता है, तो वो बोलता है कि भाई तुम घर खाली कर दो। बट अब वो बोलता है कि यार मैं अभी इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे घर खाली करूंगा, और मेरे पास पैसे हैं भी नहीं देने के लिए। तो ये लोग का जो है सो एक डिस्प्यूट राइज हो जाता है इस बात पे। क्योंकि जो टेनेंट है वो खाली नहीं करने को तैयार होता है और लैंडलॉर्ड कहता है खाली कर दो। तो अब ये दोनों जाते हैं एक न्यूट्रल कंसिलिएटर के पास। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे उनको समझाता है कि कैसे क्या हो सकता है, और दोनों एग्री करते हैं कि भाई मैं क्या करता हूँ ना, कि तुम्हारा जो भी पेमेंट है उसको मैं तुमको 3-4 महीने में पेमेंट कर देता हूँ, मतलब इंस्टॉलमेंट दे दे के, और तुम हमको घर में रहने दो, तुम हमको घर से मत निकालो। तो ये आपको एक एग्जाम्पल हो गया कंसिलिएशन का। आपको इतना समझ में आ गया। अब जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ कंसिलिएशन, कहाँ कहाँ अप्लाई हो जाता है कंसिलिएशन। तो कंसिलिएशन जो है सो आपको
कॉमर्शियल डिस्प्यूट में अप्लाई हो सकता है, ठीक है, जैसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सप्लाई चेन डिसएग्रीमेंट हो गया, ट्रेड डिस्प्यूट हो गया। सप्लाई चेन डिसएग्रीमेंट कहने का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर है और जो रिटेलर है जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं, उनके बीच में एक ना सिस्टम बना होता है कि रीसेलर से जो है सो होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, ऐसे सिस्टम बना होता है। तो उनके बीच में भी डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि हो सकता है कुछ 100 सामान मंगाए होंगे, 100 डब्बे सामान आए होंगे, उसमें से 2 डब्बे ख़राब निकल गए हों, तो ये सारे डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं वहाँ पे। तो कॉमर्शियल डिस्प्यूट में एग्जांपल हो गया। लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट में हो गया कि वर्क प्लेस अच्छा नहीं है या फिर जो है सो गलत टर्मिनेशन हो गया, तो इन सब के रिलेटेड जो है सो ये कवर होता है कंसिलिएशन में। और बैंकिंग और फाइनेंशियल डिस्प्यूट भी कवर होता है, जैसे लोन रिकवरी, सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स और इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ जो होते हैं, ठीक है। ये डे टू डे छोटे छोटे जो एक्टिविटी होते हैं जो आप देखते रहते हो, उसमें आपको कंसिलिएशन का यूज़ दिख जाता होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे बेनिफिट्स एंड चैलेंजेज ऑफ कंसिलिएशन, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है, अभी तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि मैंने ऊपर भी बेनिफिट्स बताया आपको। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम सेविंग है, कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है क्योंकि प्राइवेट चेम्बर्स में होता है, रिलेशनशिप को प्रिजर्व करता है क्योंकि एडवर्सियल सिस्टम पे काम नहीं करता है जिसमें एक जीतता है एक हारता है। इसमें इसमें क्या सिस्टम है, यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट का सिस्टम है, ठीक है। और वॉलेंटरी है ये, और लीगली बाइंडिंग है एग्रीमेंट अगर हो जाता है। और अब इसका चैलेंजेज क्या है, चैलेंजेज भी इसका यही है क्योंकि म्यूचुअल कोऑपरेशन पे काम करता है। तो अगर दोनों के फेवर में बात नहीं आ रही होगी तो एक बोलेगा कि मैं मान ही नहीं रहा, तो फिर ये प्रोसीजर वहीं फेल हो जाता है। कोई भी जो है सो गारंटीड सेटलमेंट नहीं है, हो सकता है कि 6 महीने बीतने के बाद एक पार्टी डिसएग्री कर जाए, ठीक है। और अगर इसमें एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके ऊपर जो है लीगल रेमेडीज़ बहुत कम है, अपील का जो सिस्टम है वो बहुत कम है, और इसके बारे में अवेयरनेस भी बहुत कम है। तो ये थे आपके बेनिफिट्स और चैलेंजेस, ठीक है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक कवर हो गया है पूरी तरह से, तो इस क्लास में यहीं तक रहेगा। अगले लेक्चर में मैं फॉरेन अवार्ड करूँगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा, और आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।